लाइट नहीं आया क्या? चलिए डेफिनेट इंटीग्रल बताना है, इतना ही लाइट रहेगा जी। और सब कहाँ गया है? लेट f(x) is a continuous function defined in closed interval AB. आ गया, इसको भी चालू करो जी। इसका इसका अब चालू करो तो। बाहर से कैसे बनेगा? ठीक है, f(x) कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल AB में डिफाइंड है। मतलब A से लेकर B तक कोई भी नंबर अगर x के जगह पे डालेंगे तो उसका वैल्यू रियल भी होगा और फाइनाइट भी होगा। देन and antiderivative of f(x) is capital F(x). पूरा रूम में गर्म हो गया। ठीक है, f(x) का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल x f(x) है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ f(x) बराबर कैपिटल F। देन द डेफिनिट इंटीग्रल of f(x) over close interval AB
इज डिनोटेड बाई डेफिनेट इंटीग्रल को डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन, देखिए इंटीग्रेशन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन का करना है। एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और उसी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स है। देन द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी इज डिनोटेड बाई, इस सिंबल से डिनोट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज, आइए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, इस फंक्शन का इंटीग्रल हम लोग माने हुए और इसका इंटीग्रल हम लोग कैपिटल एफ एक्स माने। अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट हम लोग जोड़ दिए, लिमिट, इसका इंटीग्रल तो कैपिटल एफ एक्स हो गया, एक कांस्टेंट जोड़ दिए और लिमिट है ए से बी। अब सबसे पहले अपर लिमिट को डालेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स के जगह पे डी प्लस सी, अपर लिमिट को डालें, माइनस बीच में हमेशा होगा, और उसके बाद लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे लोअर लिमिट यानी कि ए डालना है और प्लस सी। जो इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन आया उस फंक्शन में पहले अपर लिमिट को डालना है, एक्स के जगह पे बी, बीच में माइनस होगा, उसके बाद लोअर लिमिट। ये हो गया एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस सी, ये कट गया, यानी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यही नंबर एफ बी माइनस एफ ए जो है डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। ये एक नंबर होगा, दिस नंबर इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। समझे? हियर ए इज कॉल्ड, ए को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इंफीरियर लिमिट भी कहते हैं। एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट। ये आपको डेफिनेशन हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता। हम लोग कांस्टेंट दिए थे, अब वो कट गया, और डेफिनेट इंटीग्रल का मान हमेशा यूनिक होगा। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ यूनिक, जबकि इंडेफिनिट में यूनिक नहीं था।
द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज यूनिक। और इंडेफिनिट का यूनिक नहीं होता है। चलिए अब सवाल केवल बनाना है। आगे बढ़ें। हो गया सबका जी? तो डेफिनेट इंटीग्रल अभी जो आप पढ़िएगा उसमें वैसा कुछ नहीं। फंक्शन को इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेशन का नियम वही रहेगा जो आप अभी तक पढ़े। और इंटीग्रेट करने के बाद जो इंटीग्रल आएगा उसमें केवल लिमिट को डाल देना। अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, 2-3 नंबर का दे दिया तो दे दिया। मेन सवाल आपको पूछेगा प्रॉपर्टीज़ से, जब इसका प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज़ तो आज नहीं होगा, अगले क्लास में होगा, वहाँ से आपको मेन सवाल रहेगा। चेंज करें। अब जैसे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट पहला सवाल है आपको 0 to 1 dx/1 + x²। उसके बाद जो है डी नंबर लिखिए। नंबर आपको इसी तरह से मिलेगा वहाँ 0 to π/2 √1 + sin x। एक ये भी लिख लो। जो जो सवाल इम्पोर्टेंट है वो बता ही दे रहे हैं लगभग। ये सब पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड का। पहले 3 ही सवाल बनाइए। बना सकते हैं, इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, और यहाँ कुछ नया आने वाला है नहीं अभी। I = 0 to 1 dx/1 + x²। अंदर वाला के बारे में सोचिए, क्या होगा इंटीग्रल? dx/1 + x² का इंटीग्रल 1/a का वैल्यू तो 1 हो गया। ये डायरेक्ट आपको बताए थे dx/1 + x² का होता है tan इनवर्स x। a का मान तो 1 है और लिमिट आपको है 0 से लेकर 1 तक। सबसे पहले अपर लिमिट को डालना है, तो x के जगह पे 1 डालें, माइनस tan इनवर्स, माइनस हमेशा देना बीच में, और उसके बाद लोअर लिमिट यानी कि 0 डाल दिए। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये सवाल अब इन्वर्स का हो गया,
tan इनवर्स 1 का वैल्यू 10 में किसका होता है जी, π/4 माइनस tan इनवर्स और 0 का मान 10 में tan 0। और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan यही x है, tan इनवर्स tan x बराबर x और वहाँ होगा 0 इज इक्वल टू π/4। ये आपको आंसर हो गया। दूसरा सवाल भी उसी तरह से बनाइए। बी नंबर सी नंबर छोड़ दिए है, ठीक है, इसको अपने बनाइएगा। इसके बाद है डी नंबर। ये सवाल भी आप कई बार बनाए होंगे इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल का मान अगर निकालना है तो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पहला काम। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें लिमिट को डाल देना है, बस इतना ही है। और इंटीग्रेट करने का जो नियम है जो आप पहले पढ़े थे वही रहेगा। यहाँ पे हम लोग का समस्या है रूट का। अगर रूट नहीं होता तो ऐसे भी इंटीग्रेट कर देते। तो रूट को हटाने के लिए इसको अंदर वाला को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो अंडर रूट साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है। अब इस 1 के जगह पे जो एंगल यहाँ है वही लिखेंगे। एंगल है x/2 तो 1 के जगह पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और dx जैसे है वैसे रहेगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2। इंटीग्रेट कीजिए। cos का इंटीग्रल क्या होगा, साइन, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग देना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग दिए, और लिमिट होगा 0 से π/2। लिमिट केवल x पर काम करेगा, बाकी पे नहीं। ये जब 1/2 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो 2 को हम बाहर कर दिए क्योंकि इस पर तो लिमिट बैठेगा नहीं। तो हमारा बचा हुआ सवाल रह गया साइन x/2 माइनस कॉस x/2, 0 to π/2। अब डालिए सबसे पहले अपर लिमिट, ये हो जाएगा साइन, और x के जगह पे π/2 डालेंगे तो π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस फिर साइन, और x के जगह पे 0 डालेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0। ये समझ में आया। अपर लिमिट डाल दी है π/2 तो बन गया π/4 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन 0/2 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0/2 वो भी कॉस 0 हो गया। कितना आया,
इज इक्वल टू 2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, तो 2 आइए माइनस माइनस प्लस 1, समझ गए। अब ए नंबर बनाइए अपने से जो सवाल दिया हुआ है। ई नंबर बनेगा क्या? क्वेश्चन तो लिखा हुआ था जी, ये क्या ई नंबर? हो गया। आगे बढ़े। ए नंबर है 0 to π/4 dx/1 माइनस साइन x। अच्छा, इंडिफिनिट इंटीग्रल में अलग अलग मेथड से बनाइएगा तो आंसर अलग अलग दिख सकता है, लेकिन डेफिनिट में एक ही दिखेगा। उसके विषय में लिखा दिए कि यूनिक होता है, यानी कि आपको जैसे बनाना बनाइए आंसर एक ही आएगा। तो 1 dx/1 माइनस साइन एक्स इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ख़त्म हो गया कि हम सब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, अब आप जैसे इंटीग्रेट कीजिए। यहीं पे मेन आपको जानकारी देखिए, ये हुआ डेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको चेक करता है कि आप इंडिफिनिट इंटीग्रल को कितना बढ़िया से पढ़ें। यहाँ पे कोई नियम नहीं रहेगा, आप जो जानते हैं उस पर अप्लाई कीजिए। ये सवाल नहीं बताए हैं गजब, लेकिन तुम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता है। साइन को कॉस में बदल देगा, बदल दो। इस सवाल को दो तरह से हम बताएं, एक रेशनलाइज करके भी बताएं और साइन को कॉस में बदल कर भी बताएं। कोई भी यूज कीजिए। रेशनलाइज करके जैसे बनाइएगा तो 1/1 माइनस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 है। ये 1 प्लस साइन एक्स और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये साइन स्क्वायर एक्स। इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4
1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। काम तो वही है कि फंक्शन को तोड़ मरोड़ कर उस फॉर्म में लाना है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। डेफिनेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि वैल्यू हमको पुटअप करना है, बाकी इंटीग्रेशन का नियम में कोई चेंजिंग नहीं, जो आप पहले पढ़ रहे थे वही है। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर। जीरो टू पाई बाई 4 और 1 बाई कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब तो सिंपल फॉर्म में आ गया, 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स, और यह साइन बाई कॉस 10 एक्स और इंटू सेक एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 एक्स और सेक एक्स 10 एक्स का सेक एक्स। मान बैठाइए, अपर लिमिट डालेंगे पहले 1, तो 10 पाई बाई 4 प्लस सेक पाई बाई 4 माइनस 10 0 और प्लस सेक 0। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 और सेक पाई बाई 4 √2 माइनस 10 0 और ये होगा 1। ठीक है, 1 प्लस √2 और माइनस आया। कॉस से बनाए जी, कॉस से बनाए हैं। कितना आया आंसर? लास्ट में गलती कर गया। आंसर तो दिया, अच्छा तुम लोग पास तो है ही नहीं ना। हो गया। ये अभी तक जो पढ़े सिंपल पढ़े कि हमको इंटीग्रेट करना है और उसके बाद वैल्यू बैठा देना। कुछ सवाल ऐसा भी होगा कि अभी तक कोई भी सवाल में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ नहीं किया गया। जो भी सवाल दिया उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दिए बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाएगा इंटीग्रेट करते समय, तब सवाल उठता है कि लिमिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उस तरह का सवाल देखिए, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 का F, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos x बाई √1 प्लस साइन x। अब इस सवाल को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। क्या रेशनलाइज होगा? एक ही रूट के अंदर जो है डाल दिया, अलग अलग रूट होता है तब ना रेशनलाइज करते हैं। तब फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लेकिन ये पता है कि नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, है ना। 1 का 0 और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा, ये जो आपको लिमिट दिया हुआ है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी का लिमिट होगा।
x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यानी कि ये लिमिट जो है x का वैल्यू दिया हुआ है। आप अगर x को दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तब उसका लिमिट भी बदलेगा। जैसे इस सवाल को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं कि इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा और डायरेक्ट हम इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए 1 प्लस साइन एक्स बराबर z और डिफ्रेंशिएट कर दिए। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन का हो गया cos x, x का फंक्शन है तो dx और ये राइट साइड में dz। अब हमको पहले से मालूम है कि जब हम इसको z मानेंगे तो पूरे फंक्शन को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब पूरे फंक्शन को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो लिमिट जो x का था उसको z में बदलना पड़ेगा। तो अब जो है इसका लिमिट को चेंज कीजिए। ये आपको दूसरा मतलब टाइप का सवाल बताएं। एक हुआ कि डायरेक्ट इंटीग्रेट किए वैल्यू बैठाएं, दूसरा हुआ कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर यूज करेंगे उस केस में लिमिट भी बदलेगा, तो लिमिट को बदलना है। तो जब x बराबर अपर लिमिट यानी कि π/2 हो तो सवाल उठता है कि z का वैल्यू क्या होगा। तो z आप माने थे 1 प्लस साइन x को, और x का वैल्यू π/2 हम लोग लिए। तो 1 प्लस साइन 90, 1 प्लस और साइन 90 का वैल्यू 1 यानी कि 2। अगर x बराबर π/2 है तो z का वैल्यू 2 होगा। दूसरा, ये सारा काम आपको कॉपी पे करना है। x बराबर लोअर लिमिट को डालें 0, देन z बराबर 1 प्लस और x के जगह पे 0 डाल दिए, साइन 0 बराबर 1, साइन 0 का वैल्यू 0 यानी कि 1 होगा। अब चेंज कीजिए, इज इक्वल टू लोअर लिमिट जब 0 था तो z का मान आ गया आपको 1, और अपर लिमिट को जब पुटअप किए तो z का वैल्यू 2 आ गया। cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको dz है, अंडर रूट और 1 प्लस साइन x को z माने। सवाल अब ऐसा हो गया, बताइए 1/√z का क्या होता है इंटीग्रल। 1/√z का होता है 2√z, और इसका लिमिट है क्या बोला, लिमिट है 1 to 2। बैठा दो, अपर लिमिट डाले 2 और z के जगह पे 2, माइनस लोअर लिमिट 2 और z के जगह पे 1 बराबर 2√2 माइनस 2। 2 को बाहर कर लिए, √2 माइनस 1। हो गया। बन जाएगा। आगे बढ़े। एक सवाल आप लोग बनाइए। हो गया। क्वेश्चन नंबर H। ये सवाल आप लोग को पूछा भी गया होगा, लेकिन वहाँ पे लिमिट साइड नहीं था। x² e⁻x³
ये सवाल था ना जी, बना तो देखे कौन कौन चोरी किया था उस समय। ऑप्शन तो लोग मारा होगा। टेस्ट में ये सवाल था, केवल लिमिट उस पर नहीं था। हाँ, एच नंबर है, 1 का एच। बना। वन बाई थ्री है। वन बाई थ्री ए माइनस वन, ठीक है। नहीं बना। एक्स क्यू को मान लीजिए, क्योंकि एक्स क्यू का जो डिफ्रेंशिएशन है एक्स स्क्वायर होगा जो बगल में है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हो गया 1/3 डी टी। लिमिट को चेंज कीजिए, या तो x का लिमिट था, जब x बराबर 1 हो, ठीक है, x बराबर 1, तो t का वैल्यू क्या होगा, t बराबर x के जगह पे 1 डाल दीजिए, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 ही होगा। और जब x बराबर 0 हो, लोअर लिमिट, t बराबर 0 का क्यूब यानी कि 0 होगा। ठीक है, ये कितना आ गया, लोअर लिमिट जब 0 डाले तो t का मान भी 0, अपर लिमिट 1 डाले तो t का मान भी 1, यानी कि लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और e टू दी पावर और एक्स क्यू को हम लोग t माने थे, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू आया है 1/3 डी टी। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 0 to 1 e टू दी पावर t डी टी। अब सोचो, इतना आसान सवाल नहीं बन रहा। अपर लिमिट डाले, ए टी का इंटीग्रल ए टी होगा और लिमिट है 0 से 1। अपर लिमिट डालिए, t के जगह पे 1 माइनस t के जगह पे 0 बराबर 1/3 e का पावर 1 यानी कि e, और e का पावर 0 का मतलब हो गया 1। जिनका हो गया है ये बनाइए। आई नंबर है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2,
और क्या था, x प्लस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। डिसीजन आपको अब लेना है कि सब्स्टिट्यूशन में जाएं, बाई पार्ट्स में जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं, क्या करना है। पहला काम तो इंटीग्रेट करना है। हो गया जी। क्या होगा, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए। ज़ीरो टू पाई बाई 2 और यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि cos x का पूरे का मान भी लेंगे हम तो 1 का 0, cos का माइनस साइन, और यहाँ पे केवल साइन नहीं है, उसके साथ x भी जुड़ा हुआ है, वो आने वाला नहीं है। तो क्या किए, इसको दो पार्ट में पहले तोड़ेंगे। तो 1 प्लस cos x का हम फार्मूला यूज कर दिए, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और इसको दो पार्ट में तोड़े, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, वन बाई 2 अलग अलग कर लीजिए, 0 टू पाई बाई 2, और पहला फंक्शन का इंटीग्रल। तो पहला फंक्शन x है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते थे सेक स्क्वायर x बाई 2, प्लस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और साइन x नहीं लिखकर हम लोग फार्मूला यूज कर दिए, साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, साइन x का फार्मूला, अब बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। अभी तक समझ में आया है या नहीं? एक लाइन समझिए कि हम जो है काट लिए, पहले लिखते x बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, उसके बाद x और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, साइन x का फार्मूला हम लिखते हैं और नीचे में जो है वही डालें। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट डाल दिए हैं, यानी कि एक लाइन को हटाएं।
एक कॉस तो कट जाएगा ना जी, एक कॉस कट गया। इज इक्वल टू 1/2। अब हमारा सवाल मुख्य रूप से यही बचा हुआ है। प्लस यहाँ भी 2 कॉमन बाहर कर दिए और 0 to π/2 साइन बाई कॉस हो जाएगा 10x/2। अब बताइए कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। बाई पार्ट्स पे पहला वाला, ठीक है, ये बनेगा आपको सेकेंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। बाई पार्ट्स में क्या करना होगा, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट्स का रूल यही था, u इंटू भी, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा, और इसका नियम था u इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v और इंटू dx। जब सवाल डेफिनेट इंटीग्रल का होगा तो ऐसे नहीं लिखिएगा, इंटीग्रेट करके लिखिएगा। ये सवाल डेफिनेट इंटीग्रल का है और आ गया बाई पार्ट्स में, तो बाई पार्ट्स में जब आया, लिखिए नहीं, पहले समझिए। पहला फंक्शन यही है, लिख दिए, और दूसरा फंक्शन यानी कि सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर का होता है 10, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से भाग दे दिए, यानी कि ये वाला कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। और लिमिट तो आपको डालना पड़ जाएगा, ये 0 से π/2 माइनस, उसके बाद सेकेंड वाला में इंटीग्रल का साइन, जैसे ही हम लोग इंटीग्रल का साइन देंगे ये लिमिट आ जाएगा। उसके बाद पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 10x/2 और x का कोफिशिएंट तो उससे भाग दिए, और लास्ट में देखिएगा dx। ये आपको पहला फंक्शन को इंटीग्रेट किए तब आया। तो यहाँ जो पहला काम इसलिए ऐसा बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट करके लिखना है, लिमिट डाल देना है। ऐसे करके लिखिएगा। आप सोचिए कि अगर हम इसको जो अभी तक पढ़ाए थे उसके अनुसार लिखते तो ऐसा होता। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन यानी कि 0 to π/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और एक बार और dx। अब सोचिए यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट आप बोल रहे हैं इस पर है, और सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x/2 और 1/2, और इसका तो लिमिट जो है छूट गया। आप तो लिमिट यहीं डाल दिए ना, और ये x बाहर ही रह गया। तो जब आपको बाई पार्ट्स में होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिखना है और एक ही बार लिमिट डाल देना है। अब वो 2 इंटीग्रल है, उसमें से एक इंटीग्रेट कर देना है, और जो बाद वाला इंटीग्रेशन होगा उसमें लिमिट डालना है। चलिए, ये 1/2 जो है ये अंदर में रहे चाहे बाहर में, उससे मतलब नहीं है। ये 1/2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि लिमिट इस पर काम नहीं कर रहा, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो 1/2 ये तो बाहर में है, और ये जब पलटेगा तो 2 निकल गया और बचा हुआ रह गया केवल x 10x/2। लिमिट अभी नहीं डालें, 0 से π/2। और यहाँ क्या बचा जी, ये भी
कुछ छूट गया ना। अच्छा ये तो अभी बचा हुआ है ना, प्लस 2 और 10x का क्या होता है log sec x, और x का कोफिशिएंट 1/2, इसका लिमिट डाल दीजिए। ये तो समाप्ति हो गया 0 से π/2। ये 2 से 1/2 से सब में मल्टीप्लाई, ठीक है, ये पहले से बाहर था। यहाँ पे 1/2 है, ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर में जाएगा, ये वाला, हाँ फिर ये तो -2 10x/2 का डिफरेंशिएशन और वहाँ पे +2 है, डायरेक्ट काट नहीं सकते हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, इतना लंबा काहे कर रहे हैं, एक मिनट। ये आया ना, ये बाई पार्ट्स पे इसको तोड़े, ये आ गया, और प्लस ये वाला अभी इंटीग्रेट नहीं किए हैं जी, 0 to π/2 और 10x/2 dx, इतना आया, ठीक है, ध्यान नहीं दिए। अब हमारे पास क्या बचा 1/2, ये बाहर निकलेगा तो 2, उस बार लिमिट डाल दिए, और ये जब बाहर निकलेगा 1/2 पलटेगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि -2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और 10x/2, ठीक है, और ये है +2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और 10x/2। ये दोनों देखिए सेम ही है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, यानी कि इंटीग्रेट करने से बच गए। तो अब जो है इसी पे डालिए, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 कट जाएगा, केवल इसमें लिमिट डाल दीजिए। तो x के जगह पे π/2 10, x के जगह पे π/2 डालिएगा तो π/4, और 0 जब डालेंगे तो पूरे को 0 बना देगा। समझ में आया? तो वो सब भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कट जाता है। वैसे आप दोनों को इंटीग्रेट करते और फिर वैल्यू बैठाते, कट के वही आएगा, लेकिन इंटीग्रेट करने से बच गए इसमें। हो गया, हाँ, एक सवाल देना चाहते हैं। हो गया जी। ये सवाल भी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द रेंज ऑफ ए, 15 नंबर, यानी कि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ CBSE का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a x dx लेस देन इक्वल टू a/2 + 6। ए का रेंज बताना है।
ए का रेंज का मतलब यानी कि ए का मान कहाँ से कहाँ तक होगा यही निकालना। रेंज तो वही ना होता है। क्या कीजिए, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है? 0 से। लिमिट डालिए। अपर लिमिट डालेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट डालेंगे एक्स के जगह पे तो 0 बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू ए बाई 2 प्लस 6। सबको इधर ले आइए। ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए बाई 2 और प्लस 6 बराबर 0। 2 से दोनों तरफ गुना कर, अच्छा ये लेस देना होगा ना। हाँ 6 माइनस में आएगा। 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि नीचे वाला को हटाना चाहते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें 2 से गुना होगा तो 12। राइट साइड में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। हाँ क्या बोला? क्या आया? नहीं, तुम कुछ गलती किया है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। कितना लिख सकते हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं। ये दोनों में a कॉमन है तो a माइनस 4, 3 कॉमन होगा तो a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। a माइनस 4 दोनों जगह है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इनइक्वलिटी का सवाल है तो आपको साइन स्कीम का यूज करना पड़ेगा। और ये 11th में आप लोग को बताए थे इन इक्वेशन में। तुम लोग तो नहीं पढ़े हो, तुम लोग सब 12 में आया है ना। 11th में पूरा इन इक्वेशन में साइन स्कीम बताए थे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रूट्स को निकालिए। a माइनस 4 को 0 कर दिए और a प्लस 3 को 0 कर दिए, यानी कि a का वैल्यू 4 और a का वैल्यू माइनस 3। साइन स्कीम 4a माइनस 4 इंटू a प्लस 3। इसका साइन स्कीम जानना चाह रहे हैं। बोलता है a का ऐसा वैल्यू कि इसका वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर डालिए -3 और 4 को छोड़कर। जैसे मान लीजिए हम 5 डाल दिए, 5 इधर का नंबर है। अब 5 यहाँ डालेंगे a के जगह पे तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 प्लस 3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ का साइन पॉजिटिव होगा। और ये साइन अल्टरनेट चलता है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। हमको क्या लेना था? सबसे पहले इक्वल टू का काम कर लेते हैं। जब भी इक्वल टू होगा तो ऊपर से जो रूट मिला, ऊपर मतलब न्यूमरेटर से जो रूट मिला उसका डम्बल कलर हो जाएगा। तो दोनों रूट हमारा ऊपर से ही मिला है तो इसका डम्बल कलर कर दिए। अब बोलता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा, इसी का साइन स्कीम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 से छोटा का मतलब हुआ नेगेटिव, तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। यानी कि a का मान जो है -3, a का वैल्यू -3 पर क्लोज इंटरवल और 4 पर भी क्लोज होगा, क्योंकि इक्वल टू है -3 से लेकर 4 तक होगा। क्या?
समझ गए? आप लोग पीडीएफ नहीं मिला है ना? देखिए आप लोग को मिल जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो ही सवाल बनेगा। 1 में बहुत सारा सवाल है, 2 में भी बहुत सारा सवाल है। 1 और 2 बनेगा। हो गया? उसको बंद करो तो।